नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन दुर्ग भलाई की हलचल में। मैं हूं प्रीति विश्वास और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। चुनावी प्रचार प्रसार में प्रत्याशियों संग उतरे पार्टी के दिग्गज नेता। 100% मतदान प्रशासन का अभियान, जगह जगह दिलाई जा रही शपथ। मतदाता जागरूकता अभियान के साथ टटोला युवा मन, एसीएन की खास पेशकश, आज का युवा भविष्य का धर। और लक्षद्वीप महोत्सव पर पहुंचेंगे लाखों श्रद्धालु, जलाएंगे लाखों दीपक, माहौल रहेगा जगमग। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी प्रतिमा चंद्राकर का जनसंपर्क व आम सभा का कार्यक्रम लगातार जारी है। प्रदेश के मुखिया भी प्रत्याशियों का उत्साहवर्धन व समर्थन में जुटे हैं। इसी कड़ी में कोका भिलाई में आम सभा आयोजित की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, प्रत्याशी प्रतिमा चंद्राकर सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए प्रदेश के मुखिया ने जीत सुनिश्चित की। वहीं प्रत्याशी प्रतिमा चंद्राकर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आप सबके आशीर्वाद से मुझे कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया है लोकसभा का, और आप सबसे निवेदन करने के लिए आई हूँ कि जैसे आप लोगों ने विधानसभा का चुनाव जिताया और स्पष्ट बहुमत के साथ विपक्ष को बाहर का रास्ता दिखाया है, अब की बारी राहुल जी की बारी है और आप अब वोट करेंगे तो राहुल जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। आप सब प्रबुद्ध नागरिक हैं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, यदि राष्ट्रीय मुद्दे पर भी बात करें तो पर भी इस देश के प्रधानमंत्री ने केवल छलने का काम किया है, ठगने का काम किया है और देश को कुछ मिला नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने चुनावी प्रवास पर जिला बालोद के मोहंदी पाठ पहुंचे। यहां पहुंचकर मोहंदी पाठ बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने जहां देश में एकमात्र नाम नरेंद्र मोदी का चलना बताया, तो वहीं कांग्रेस के महागठबंधन को ठग बंधन कहते हुए उसे राजनीतिक पार्टियों का दलदल बताया। और इस चुनाव अभियान में एक बात बहुत स्पष्ट है कि देश प्रदेश भर घूमने के बाद, छत्तीसगढ़ के बाहर घूमने के बाद, उत्तर प्रदेश गया, पश्चिम बंगाल गया, झारखंड गया और अब मैं छत्तीसगढ़ घूम रहा हूँ। हर जगह एक बात कॉमन है, एक बात सब जगह मुझे दिख रहा था कि चुनाव का केंद्र बिंदु यदि कोई है, चुनाव में यदि जनता के बीच कोई व्यक्ति का नाम चल रहा है, अकेला नरेंद्र मोदी के नाम से पूरा चुनाव खड़ा। पहली बार एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति, एक गरीब घर में पैदा होने वाला नरेंद्र मोदी, चाय बेचकर आजीविका चलाने वाले नरेंद्र मोदी, देश के लोगों को लग रहा है कि ये छोटे परिवार का, छोटे घर का, पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति कैसे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। मगर जिसमें योग्यता होती है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। नरेंद्र मोदी जी की योग्यता थी भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही बनके, एक तरफ नरेंद्र मोदी है और एक तरफ पूरा हिंदुस्तान के सारे राजनीतिक दलदल है। कांग्रेस भी है, समाजवादी भी है, कम्युनिस्ट भी है, चंद्रबाबू नायडू भी है, ममता भी है, मुलायम सिंह भी है, दक्षिण के लोग हैं। 18-20 पार्टी के लोग महाठगबंधन बना के मोदी को रोकना चाहते हैं। महाठगबंधन, ये सारे चोर चोर मौसेरे भाई एक साथ बैठ गए हैं कि जैसे बाढ़ आता है, बाढ़ के पानी जैसे जैसे चढ़ता है, बाढ़ के भय में एक ही पेड़ में बंदर बैठ जाता है, सांप बैठ जाता है, न्योला बैठ जाता है, आदमी भी उसी पेड़ में बैठ जाता है। कोई एक दूसरे को नहीं काटता क्योंकि डर रहता है बाढ़ में बह जाएंगे। मोदी का तूफान आया है, सब एक पेड़ में लटके हुए हैं, एक पेड़ में लटके। लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी भाषणों और बयानों के बाण से एक दूसरे को कमतर दिखाने में लगे हुए हैं, पर इस तरह की कवायदों का असर चुनाव पर कितना पड़ेगा, इसका पता तो मतों की गिनती से ही चलेगा। एसीएन न्यूज़ के लिए जिला बालोद से भूपेंद्र साहू के साथ सुबोध तिवारी की रिपोर्ट। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी भोलाराम साहू ने धुआंधार जनसंपर्क कर विरोधी पार्टी के दांत खट्टे कर दिए हैं। राजनांदगांव लोकसभा के प्रत्याशी बनाए हैं
एमे आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय हमारे भूपेश बघेल साहब, आदरणीय रघुवर हमारे जो है हमारे प्रभारी मंत्री जी मोहम्मद अकबर जी, इकर मन के आशीर्वाद से राजनांदगांव लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में आप सबके बीच में आए हो, तो आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सबकी स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद हमारे साथ बने रहे। वैसे हमारे भैया गिरवर जंघेल जी बहुत विस्तार से बताई से कि कांग्रेस पार्टी जिला कहे पूरा करते। भोलाराम साहू के साथ पूर्व विधायक गिरवर जंघेल, वरिष्ठ कांग्रेसी मोतीलाल जंघेल, अयूब कुरैशी, सुरेंद्र जायसवाल, महेश दास रात्रे जैसे दिग्गज नेताओं ने शामिल होकर जनसंपर्क अभियान को चार चांद लगा दिया था। एशियन न्यूज के लिए राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से राशिद जमाल सिद्दीकी के साथ सुबोध तिवारी की रिपोर्ट। वहीं दुर्ग लोकसभा बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गीतांजलि सिंह को जनता का जबरदस्त आशीर्वाद मिल रहा है। बसपा प्रत्याशी को जन आशीर्वाद यात्रा में व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। बसपा प्रत्याशी गीतांजलि सिंह को लोक जीत का आशीर्वाद देते हुए लोग अब कांग्रेस, भाजपा नहीं बसपा और बहन जी की जरूरत बता रहे हैं। गीतांजलि सिंह ने कहा कि लोग बसपा को विकल्प के रूप में देख रहे हैं। वह अगर जीतती हैं तो महिलाओं, बेरोजगारों, किसानों और मजदूरों की आवाज़ बनेगी। जगह जगह जाने पे हम जन समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है और जगह जगह जाने पे ये भी समझ में आ रहा है कि धरातल क्षेत्र में अभी तक जो दो सत्ताधारी पार्टियाँ रही वो कितना काम किए, उनकी वास्तविक सच्चाई भी समझ में आ रही है। क्या विकल्प के रूप में देख रही है क्या बसपा को जनता? बिल्कुल, और बहुत अच्छी तरह के, और हमारी उम्मीद और रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। बसपा प्रत्याशी का जन आशीर्वाद रथ यात्रा बेरला, बेमेतरा, सरहदा, परहदा में भी रहा। एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेन साहू के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट। 2019 लोकसभा चुनाव में 100% मतदान करने नगर निगम दुर्ग के द्वारा डीएवी स्कूल दुर्ग में शिक्षक और प्राचार्य को निगम स्वास्थ्य अधिकारी उमेश मिश्रा के द्वारा शपथ दिलवाई गई, जहां स्कूली स्टाफ ने मतदान करने उत्साह पूर्वक शपथ ग्रहण किया। माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश दिया गया है कि जितने भी कॉलेज, स्कूल जो 18 वर्ष से उम्र के जो बच्चे ऊपर में हैं उनके कॉलेज, स्कूलों में सबको जो है शपथ दिलाई जाए, स्टाफ और बच्चों को, कि हमको मतदान करना अनिवार्य है। मेन बस यही है, लोगों में एक दूसरे में जागरूकता फैले और मतदान 100% हमारे जिले में हो। ये डीएवी स्कूल में आज कार्यक्रम किया गया है, वहाँ के जो टीचर्स हैं, स्टाफ है, उनका लिया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर नगर निगम भिलाई द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत निगम क्षेत्र में 100% मतदान कराने विभिन्न तरीकों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास निगम कर रही है। इसी कड़ी में कुर्सीपार अंडा चौक के मतदान केंद्र से बाबा बालकनाथ मंदिर के मतदान केंद्र तक एक मतदाता जागरूकता कलश यात्रा का आयोजन निगम भिलाई के मतदाता जागरूकता दल द्वारा किया गया। इस यात्रा में महिलाओं ने सैकड़ों की संख्या में अपना योगदान दिया। निगम भिलाई के इस मतदाता जागरूकता अभियान से लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं और अपना अपना योगदान देकर भारत देश में एक अच्छी सरकार बनाने संकल्पित होते जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश पे स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा चलाया जा रहा है। आयुक्त महोदय के मार्गदर्शन में दल गठित की गई है, जो दल विभिन्न मोहल्लों में, चौक चौराहों में जाके, प्रमुख जगहों पे, भीड़ भाड़ वाले जगहों पे, गली मोहल्लों में जाके मतदाता जागरूकता प्रचार प्रसार कर रही है। इसी के तहत जो कलश यात्रा अंडा चौक कुर्सी पार मतदान केंद्र से एक बाबा बालकनाथ मंदिर के दूसरे मतदान केंद्र तक उनके विभिन्न महिलाओं द्वारा बहुत भीड़ भरी संख्या में उन्होंने कलश यात्रा निकाली थी, जिसमें हम लोग सम्मिलित हुए थे। और मतदान केंद्र समाप्ति में उन्होंने शपथ ग्रहण किया, शपथ दिलाया गया था। और हम अपील है कि सभी मतदान करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी बने। निगम भिलाई क्षेत्र के रहवासी क्षेत्र में बगैर मापदंड के बने ब्रेकरों से बहुत परेशान थे। इन ब्रेकरों से अनेकों प्रकार की शारीरिक परेशानियां हो रही थीं, जिसे देखते हुए एक नागरिक की याचिका पर उच्च न्यायालय ने ब्रेकरों को हटाने का निर्देश दिया था, जिसका पालन करते हुए निगम आयुक्त ने निगम भिलाई क्षेत्र के ब्रेकरों पर ब्रेक लगाने कवायदें शुरू कर दी हैं। एवं इस प्रक्रिया की जानकारी विस्तार से न्यूज टीम को दी गई। माननीय उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश हैं कि यदि आवश्यक हो तो ब्रेकर मानदंडों के अनुसार ही बनाया जाए, अन्यथा न बनाया जाए।
ऐसे सभी ब्रेकर जो मानदंडों के अनुसार नहीं बने थे उनको हम लोग हटा रहे हैं, क्योंकि ऐसे ब्रेकरों से बहुत सारी बीमारियां जैसे सर्वाइकल और पीठ का दर्द वगैरह हो रहा है, और अगर भविष्य में ज़रूरत हुई तो मानदंडों के अनुसार हम बनाएंगे और ऐसा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन कर रहे हैं। वहीं अयप्पा सेवा संगम के तत्वाधान में नव वर्षम मनाते हुए सोमवार 15 अप्रैल को भव्यता से लक्षद्वीप महोत्सव मनाया जाएगा। गौरतलब है कि हर साल नववर्ष पर विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना के पश्चात दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। इसी कड़ी में सेक्टर 2 अयप्पा मंदिर में 1.5 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इसकी तैयारियां मंदिर परिसर में जारी भी हैं। अयप्पा सेवा संगम द्वारा पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बातें कही गई हैं, वहीं पर्व की बधाइयां भी दी गई। अयप्पा मंदिर में अलग अलग प्रकार का पूजा होता है। पिछले 4 वर्षों से हमने अलग अलग पूजा का दिन, इम्पोर्टेंस दिन में लक्षद्वीप का साथ भगवान का आरती कराता है। तो विशु का दिन हम लोगों ने कल 1.5 लाख दीप जला के भगवान का आरती करेंगे और पूरा भिलाई वासी और छत्तीसगढ़ वासी का सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। कल लक्षद्वीप का मौसम बनाया हुआ है। हर साल मलयाली लोग नया वर्ष में, नव वर्ष में ये आयोजित करता है। रामनवमी पर भाईचारे और एकता की मिसाल लिए इस्लाम नगर के मुस्लिम भाइयों ने सुपेला संडे मार्केट में शरबत वितरित किया। आने जाने वाले राहगीरों को शरबत वितरण किया गया। ये जो रामनवमी का त्यौहार है, इसके उपलक्ष्य में हमने संडे मार्केट की तरफ से मुस्लिम भाइयों की तरफ से हिंदू भाइयों की शरबत वगैरह वितरण किया जा रहा है। ये संदेश है कि मुस्लिम और हिंदू सब आपस में भाई है। ये आपसी भाईचारे का संदेश लेके हम जो है शरबत वितरण कर रहे हैं। राम जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर राम भक्तों द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा ने सेक्टर 1 राम मैदान पहुंचते पहुंचते काफी वृहद रूप ले लिया। इस शोभा यात्रा के दौरान जहां राम भक्त हवा में एक ओर पताका लहराते रहे तो दूसरी ओर धुमाल वाले भी जमकर उत्साहपूर्वक धुमाल पीटा। युवतियां भी इस कार्यक्रम में पीछे नहीं रहीं। बाइक रैली निकाले उन्होंने भी शोभा यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए। साथ ही इस शोभा यात्रा का समापन सेक्टर 1 राम मैदान में किया गया। वहीं जिला बालोद के झलमला स्थित सिद्ध शक्तिपीठ गंगा मैया मंदिर में भक्ति और सेवा भावना का मिलाजुला रूप देखने को मिला। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर डोंडी विकास खंड में चिखली स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के रेड क्रॉस व स्काउट के सैनिकों के द्वारा 9 दिनों तक निःशुल्क सेवा प्रदान की गई। इतना ही नहीं, मौजूदा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों को मतदान के लिए जागरूक भी किया गया। सैनिक रोज सुबह अलग अलग टोलियों में भक्तों को भोजन परोसते दर्शन के लिए पंक्तिबद्ध कर मंदिर के गर्भ तक भक्तों को पहुंचाते, मंदिर व मेला परिसर की सफाई के साथ साथ प्रसाद बांटने व पुस्तक बेचने का काम भी करते। सैनिकों की माने तो इन 9 दिनों तक उन्हें घर जाने का मन ही नहीं करता। आम लोग तो आम लोग, मंदिर आने वाले गणमान्य नागरिकों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इन सैनिकों के सेवाभाव की भरपूर सराहना की। एशियन न्यूज़ के लिए झलमला से मार्तंड सिंह ठाकुर के साथ सुबोध तिवारी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस के मौके पर भिलाई इस्पात संयंत्र के मुख्य अग्निशमन सेवा केंद्र परिसर में देश के तमाम शहीद अग्निवीरों का स्मरण किया गया। 14 अप्रैल 1944 को मुंबई के डाक यार्ड में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना में 66 अग्निशमन वीरों ने आग से जूझते हुए अपने प्राणों की बलिदान दी थी। इन्हीं की याद में 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर भिलाई के अग्नि सेवा विभाग द्वारा अग्निशमन यंत्रों, उपकरणों एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन भी किया। हॉस्पिटल की आग, ऑयल टैंक में लगी आग, फ्यूल डिपो में लगी आग, घरेलू LPG सिलेंडरों से आग लगने पर घरेलू उपाय का प्रदर्शन भी यहाँ पर किया गया।
कम समय में आपको सब्सक्राइबर का प्रमाण कर देना है, तो सभी काम आपको आसानी से हो मुख्य अतिथि पी.के. दास के हाथों विभिन्न प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। उन्होंने इस मौके पर अपने विचार रखते हुए कहा कि संयंत्र सहित आसपास क्षेत्रों में शून्य आगजनी की घटना हो और अगर आगजनी की घटना किसी कारण हो तो तत्काल उसका बचाव भी किया जा सके। इसी मकसद को लेकर अग्निशमन सेवा कार्य कर रहा है। राष्ट्र के जन धन की रक्षा करते हुए अपने प्राण का बलिदान दिया। मैं चाहता हूं कि संयंत्र में संभावित अग्नि दुर्घटनाओं में खतरों को कम करने के लिए सभी संबंधित क्षेत्रों में जैसे केबल गैलरी, ऑयल सेलर, रोलिंग मिल के स्टैंड, कन्वेयर गैलरी, कोल केमिकल्स इत्यादि में फायर प्रिवेंशन की ओर अधिक गतिशीलता प्रदान करने की आवश्यकता है। संयंत्र के सभी कर्मचारियों को अधिक से अधिक ट्रेन करके अग्नि सुरक्षा की जागरूकता लाना है। संयंत्र में स्थापित फायर प्रोटेक्शन सिस्टम की चेकिंग, मॉनिटरिंग और एक्टिवेशन की गति को बढ़ाना है। संयंत्र में उन सभी क्रेनों की अच्छी हाउसकीपिंग रखना तथा मेटल स्पार, कटिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जहां से भी कहीं से भी होने वाली अग्नि दुर्घटनाओं को रोकना है। अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए फायर प्रिवेंशन की तरफ अधिक से अधिक ध्यान देना अति आवश्यकता है। दैट इज प्रिवेंशन इज बेटर देन फाइटिंग फायर। इस कार्यक्रम के माध्यम से अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक पैदा करना है ताकि जन एवं धन की सुरक्षा की जा सके, साथ ही अग्नि दुर्घटना में कमी लाकर राष्ट्रीय नुकसान को कम किया जा सके। एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट। शहर में रामनवमी पर्व की धूम रही, वहीं आगामी दिनों में होने वाले चुनाव की भी गहमागहमी रही। ऐसे में प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आया। चौक चौराहों में प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां मुस्तैदी से की गई थी। इसमें शहर भर में शांति व्यवस्था कायम रही। बालोद की महिला कमांडो के कार्यों की तारीफ इंडोनेशिया में भी हो रही है। इंडोनेशिया की राजधानी मलेशिया के विश्व शांति समिति का एक दल महिला कमांडो से मिलने टाउन हॉल बालोद पहुंचा और उनके काम करने के तरीकों को जाना। विश्व शांति समिति इंडोनेशिया के डियोटो सुल्तानी ने कहा कि महिला कमांडो जिस तरह से कार्य कर रही है उसकी प्रशंसा इंडोनेशिया तक हो रही है। महिला कमांडो की शुरुआत गुंडरदेही से होकर पूरे प्रदेश के साथ अन्य जिलों में हो रही है। महिला कमांडो के कार्य को देखने यहाँ आने की जानकारी भी उनके द्वारा दी गई। Committee is an international community organization. Vision and mission of this committee is will you safely one family of the earth, because around the world is one family, same live in earth, same drink water, same breathe air. We came to let this peace commando because in here peace come to women of peace around the world. Like this peace commando is a great mission and great vision because women is sourcing and peace around the world because. And I am very proud, Madam Samsat Begum and your husband Rafikan, Madam Samsat Begum, to can Prize Nobel from Sweden because she is real work and effort to peace around the world. Special from women of peace. पद्मश्री शमशाद बेगम ने कहा कि महिला कमांडो किसी की मोहताज नहीं है, यही कारण है कि इंडोनेशिया से यहाँ टीमें पहुँची है। आज छत्तीसगढ़ की महिला कमांडो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज बालोद जिले के टाउन हॉल में वर्ल्ड पीस कमेटी के अध्यक्ष इंडोनेशिया और उनके मेंबर मलेशिया और दिल्ली से मेंबर्स यहाँ पर आए हैं महिला कमांडो के कार्यों को देखने के लिए कि ये शांति और एकता के लिए कैसे काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की महिलाएं इतनी सशक्त कैसे हो गई कि वो अपने घर परिवार समाज को आदर्श बनाने के लिए, शांति एकता बनाने के लिए काम कर रही हैं। उनसे मिल के और उनसे बातचीत करके उनको लगा कि वास्तव में छत्तीसगढ़ में महिला कमांडो शांति एकता भाईचारा के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। जिले की महिला कमांडो द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान, रात्रि गश्त, स्वच्छता अभियान की प्रदेश सहित अन्य देशों में चर्चा हो रही है। विश्व शांति समिति टीम का छत्तीसगढ़ी रिवाज में स्वागत किया गया तो वहीं राजस्थानी पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान भी किया गया। एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट।
रामनवमी पर राम भक्तों ने भव्यता से आयोजन कर पर्व को हर्ष से मनाया। इसी कड़ी में भाजपा पश्चिम प्रखंड द्वारा विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के तत्वाधान में निकली शोभा यात्रा सेक्टर 7 से प्रारंभ होकर टाउनशिप के विभिन्न चौक चौराहों से होती हुई पावर हाउस सभा स्थल में संपन्न हुई। शस्त्र व झंडा लिए राम भक्त हजारों की संख्या में शामिल हुए। मंडल द्वारा जानकारी इस प्रकार दी गई। श्री राम जन्मोत्सव समिति भिलाई द्वारा प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस 34वें वर्ष श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा विशाल भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 मंदिरों से ज्यादा पूरे भिलाई दुर्ग से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हर मंदिरों से भिलाई दुर्ग के शोभा यात्रा रैली के रूप में निकलकर या पावर हाउस उल्लन मार्केट में शामिल होगी। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव में 100% मतदान का लक्ष्य प्रशासन ने रखा है, पर आखिर मतदान क्यों, कैसे, कब और कहां करें, इस बात की जानकारी भी जरूरी है। कुछ इसी तरह के सवालों के साथ एशियन की टीम पहुंची शहर के प्रतिष्ठित चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2019 जो अब होने को है और जिसके पहले चरण का मतदान बस्तर में हो चुका है, जहां पर एक दुखद घटना भी इतिहास बन गई है। जी हां, भाजपा विधायक भीमा मंडावी की मौत उस नक्सली हमले में हुई है और साथ में वैसे जवान भी जो उनके साथ उनकी सुरक्षा में तैनात थे। लेकिन अब एक नया इतिहास रचने जा रहा है यह भारत देश। लोकतंत्र चुनाव के बनस्पत एक ऐसा इतिहास जो हर युवा के लिए एक नया भविष्य होगा और एक पुराने इतिहास को मिट्टी में दबाकर एक नए भविष्य की कल्पना को उस आसमानी ऊंचाइयों और बुलंदियों को छुएगा, जिससे ये कैंपस, ये बच्चे जो चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी इस कॉलेज, इस कैंपस में आगे हैं। कैंपस का नाम जैसा कि आपने सुना, सीएम मेडिकल कॉलेज। यहां पे वो होनहार विद्वान, वो छात्र मौजूद हैं जो इस नए लोकतंत्र की रचना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे अपने मताधिकार का प्रयोग करके। जानना चाहेंगे आखिर मताधिकार का प्रयोग क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और आप कब करेंगे। मतदाता और हमको वोट क्यों करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है आज के समय में। सबसे पहली बात, आप वोट करें, ये मायने नहीं रखता आप किस पार्टी को करें। सबसे पहली बात और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको वोट करना है। अगर यहाँ पे 100 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि 200 के 200 वोट करें। किसको वोट करते हैं ये मायने नहीं रखता। दूसरी बात, आप सबका अपना निर्णय है कि आप किसे वोट करना चाहते हैं। वोट उसी पार्टी को करें जिससे आपको लगता है कि वो आएगी सत्ता में और सत्ता में आकर के काम करेगी। केंद्र सरकार में भी अगर आती है तो हम यही चाहेंगे कि वो काम करे, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, ऐसे ये भी देखा गया कि डॉक्टरों के लिए भी बहुत कम से कम फंड आता है या डॉक्टरों को बहुत कम प्रोटेक्शन दिया जाता है। मैं यही चाहूंगा जो भी सत्ता में आती है वो डॉक्टरों के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा काम करे। ऋषभ तुलवानी ने बहुत अच्छी बात रखी। इसका मतलब है जो ऋषभ ने कहा उससे सभी लोग समझते हैं कि उसने सही कहा है और ऐसी पार्टी को वोट देना है जो चिकित्सा के क्षेत्र में एक अच्छा काम करे। और भी मौजूद हैं ऐसे लोग जो अपने मताधिकार का प्रयोग इस बार के चुनाव में करेंगे। हम बात करेंगे जो ऋषभ ने कहा, आप उससे कितनी सहमत हैं? आई एग्री विथ ऋषभ। टाइप ऑफ एग्री विथ मिस्टर ऋषभ? एक्चुअली उसने बोला कि मतलब हम सबको वोट देना चाहिए, ये हमारा मतलब अधिकार है, हमें देना चाहिए वोट। किस तरह की सरकार चाहते हैं इस देश के लिए? हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमें लीड कर सके प्रॉपरली। ऐसा नहीं कि हम वो मतलब हमें किसी और तरफ लेके जाए। रेशमा ने बहुत संभले हुए, सुलझे हुए शब्दों में कहा कि इस देश को अच्छे भविष्य की जरूरत है, किसी बिगड़े हुए रास्ते की नहीं। जैसा कि रेशमा और ऋषभ ने कहा, क्या आप भी उससे सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि अभी का जो गवर्नमेंट है, मतलब स्पेसिफिकली अभी जो चाहिए वो वुमेन के लिए, मतलब कि जो स्टैंड लेता है, वो कोई भी गवर्नमेंट हो सकता है, बट जो वुमेन के लिए स्टैंड लेता है, क्योंकि हम कहते हैं कि जो एजुकेशन स्टार्ट होता है वो वुमेन से स्टार्ट होता है। तो आई थिंक कि जो गवर्नमेंट को वोट देना चाहिए जो हमें, मतलब कि जो हमारे लिए स्टैंड ले, जो हमारे लिए कुछ कर सके। और आप लोग जानते हैं कि मोस्टली वुमेन्स के साथ क्या क्या हो रहा है, हर जगह उनको मतलब डिग्रेड किया जा रहा है, उन पे अत्याचार हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फेस करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो वुमेन है, जो वुमेन पावर है, उसको प्रमोट करना चाहिए। अदीपा ने भी कहा कि महिलाएं जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हैं इस समाज में, इतने सालों की आज़ादी के बाद भी
इतने सालों की गुलामी के बाद जब आज़ाद हुआ हमारा देश, उसके बाद भी अभी तक महिलाओं को उनका अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से नहीं मिला है और अभी भी उन्हें डर लगता है कि सुरक्षा के मायने उनके लिए दो दूसरे दर्जे के हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ। किस तरह से सहमत हैं? मतलब जो भी हमें वोट करना चाहिए और जो भी पार्टी हमें जो भी प्रायोरिटीज़ और जो हमारे अकॉर्डिंग उनको वोट करना चाहिए। आयुषी ने बहुत अच्छे से कहा कि प्राथमिकता उन चीज़ों की होनी चाहिए जिससे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की परिभाषा पूरी हो। उमेश जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे मताधिकार का प्रयोग कितना ज़रूरी है इस लोकतंत्र के देश में, इस लोकतांत्रिक देश में? मताधिकार जो हमें करना है, मत डालना है, यह हमारा एक अधिकार है और इसको हमें अवश्य ही इसको प्रयोग में लाना चाहिए। 23 अप्रैल जो हमारी इस डेट है उसमें, जैसा कि हमारे प्यारे मित्र ने कहा, हमको ज़रूर वोट डालना चाहिए। पर एक चीज़ मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि आज भी हमारे आंकड़े ये बताते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ हमारे देश को करना है। हम यदि कोई भी आंकड़े लेते हैं, चाहे वो ओलंपिक में जाना हो, एशियाड में जाना हो या किसी बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेना हो, तो हमारा जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के आंकड़े जो हैं उसमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसलिए कोई भी हमारे नेतागण रहें, उनसे हमारी एक गुजारिश है, एक अपील है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अवश्य योगदान दें, क्योंकि यदि हम हेल्दी रहेंगे तो एक हेल्दी इंडिया बनेगा और वो हेल्दी इंडिया ही एक संसार में भारत का नाम जो है ऊपर कर सकता है। साहब, जैसा कि डॉक्टर खुराना जी ने कहा कि हेल्थ इज वेल्थ, अगर शरीर है, अगर स्वास्थ्य है तो हर वो ऊंचाई, हर वो कामयाबी हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इतने सालों बाद तक भी हम उस अचीवमेंट को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। क्या कहना है आपका? क्या लगता है कि अभी भी हेल्थ को लेकर अच्छे काम करने चाहिए और बाकी हैं इस क्षेत्र में करने के लिए कुछ? जी, मुझे लगता है और करना चाहिए। डॉक्टर्स को और प्रोत्साहित करना चाहिए उनके काम के लिए, ना कि उन्हें दिखा के कि आप जो कर रहे हैं ये गलत है, या फिर पेशेंट्स जो कहते हैं हर चीज़ में जज करना, हर चीज़ में कि नहीं ये, क्योंकि आजकल तो गूगल आ गया तो हर कोई पहले देख के आ जाता है, तो उनको लगता है कि डॉक्टर को मतलब डॉक्टर से हम ज़्यादा जानते हैं या कुछ, पर लास्ट में उनको ट्रीट और उनको बचाता वही है, पर उस चीज़ को वो नहीं वो करते हैं। तो डॉक्टर्स की वैल्यू इंडिया में और बढ़नी चाहिए। सुचि ने कहा कि जिस तरह से गूगल हावी हो गया है हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, वहाँ पे मौजूद उस फिजिकल पार्ट को छोड़कर लोग आगे चले जाते हैं और गूगल को अपना गुरु, अपना पंडित मान लेते हैं और तुलना करते हैं उस व्यक्ति से जो उनका भला चाहता है, उनके लिए भला कर सकता है। मैं बात करता हूं कुछ और लोगों से जो मौजूद है हमारे साथ और ये बताएंगे कि मतदाता जागरूकता यानी कि मतदान का प्रतिशत कैसे आगे बढ़े और एक अच्छी सरकार हम इस देश को दें। ये जरूरी है इसलिए हमें मतदान करना, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर साल हम त्यौहार मनाते हैं, कई त्यौहार मनाते हैं, लेकिन ये एकमात्र त्यौहार ऐसा है जो हर बार 5 साल पे आता है। तो जब हम हर त्यौहार एकदम धूमधाम और खुशी से मनाते हैं, तो क्यों ना इस त्यौहार को जो कि हर बार 5 साल पे आता है उसे पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। अभिषेक पांडे जी ने कहा कि लोकतंत्र का यह महापर्व 5 साल में एक बार आता है। बिल्कुल सही बात है, मगर इस महापर्व में खुद के योगदान के साथ औरों के योगदान की भूमिका को लेकर भी हम पूछेंगे कि आखिर जो लोग बूथों तक नहीं जाते, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते, उनके लिए किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? अभिषेक जी, कहीं ना कहीं अभी नई युवा पीढ़ी जो है अगर आप यहाँ के करंट देखें तो नई युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं वोट को लेकर जागरूक है, तो इसलिए नई युवा पीढ़ी तो अभी कर रही है कोशिश। अब पुराने लोगों के ख्याल के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, यानी कि कहीं ना कहीं ख्यालात भी हावी हैं उस संवैधानिक अधिकार पर। मैं और भी लोग हैं जानना चाहूँगा कि अगर आप वोट देने जाते हैं तो और लोगों को किस तरह से प्रेरित करेंगे कि वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें? सर बिल्कुल, अगर हम जा रहे हैं वोट देने तो दूसरों को भी जाना ही चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों जाऊं या इससे मेरे एक वोट से क्या होगा। एक वोट से भी बहुत कुछ होता है सर, तो जाना ही चाहिए। ललिता ने कहा कि बूंद बूंद से जिस तरह से घड़ा भरता है उसी तरीके से एक एक वोट कीमती होता है हर किसी के लिए, हर वो पार्टी के लिए, हर वो प्रत्याशी के लिए। मेरे साथ मौजूद है और भी बैक बेंचर्स जो इस पर एक अच्छा प्रकाश डाल सकते हैं। आपसे जानना चाहूँगा, आप तो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं?
जी जी बिल्कुल। कितनी बार अब तक आपने वोट दिया? अभी तक तो एक ही बार दिया है। एक बार दिया। अभी तक इन्होंने इस देश का भविष्य बचाने या बनाने के लिए एक बार मताधिकार का प्रयोग किया है। चलिए आप जाते हैं, जो लोग नहीं पहुंच पाते, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए किस तरह का हेल्प करेंगे आप? उनको हम लेके जाएंगे और उन्हें बोलेंगे कि आप भी मतदान दीजिए, ये काफ़ी ज़रूरी है। इस तरीके से जो लोग जा नहीं पाते उन्हें हेल्प करेंगे, अपने साथ लेके जाएंगे और मताधिकार का प्रयोग ज़रूर कराएंगे। आप किस तरह से सहयोग करेंगे ऐसे लोगों को जो बूथों तक नहीं जा पाते? जी, इसके लिए हमको और जिला प्रशासन और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ मिलके हम ये कर सकते हैं कि एक हेल्पिंग बूथ बनाएं, जहां पे हम निशक्त जन हो जो नहीं जा पा रहे हैं उनको हम पोलिंग बूथ तक उनका ट्रांसपोर्टेशन मुहैया करवाएं और उसको बाद उनको जहां भी जाना है वहां तक छोड़ने की हम उनका व्यवस्था करवाएं। जैसा कि विकास ने कहा विकास ने कहा कि जिस तरीके से जो लोग पोलिंग बूथ तक नहीं जा पाते उन्हें वे यहाँ के गवर्नमेंट के साथ जो सुविधाएं मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, उसका उपयोग करते उन्हें पोलिंग बूथ तक ले जाएंगे और उनके मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करवाएंगे, जो एक संवैधानिक अधिकार है। मैं और भी लोगों से बात करना चाहूँगा कि आखिर वो किस तरह का और संदेश देना चाहेंगी इस पूरे लोकतांत्रिक देश के लिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हमें और लोगों को भी मतलब रूरल या अर्बन सारे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अपने वोट का अच्छे से इस्तेमाल करें, ताकि इससे उन्हें देश का विकास होगा और हमारे लिए एक अच्छा मौका होगा ये, तो हमें करना चाहिए। अभिलाषा ने कहा कि इस देश के अच्छे विकास के लिए, उत्तरोत्तर विकास के लिए हम अच्छी सरकार अपने मताधिकार के प्रयोग से चुनेंगे, तभी यह देश आगे बढ़ेगा। और भी लोग मौजूद हैं जो बताना चाहते हैं कि मताधिकार का प्रयोग क्यों किया जाए, कैसे किया जाए, कब किया जाए, और ऐसे लोग जो नहीं करते अपने मताधिकार का प्रयोग और बूथों तक नहीं पहुंच पाते, उसके लिए किस तरह का संदेश देंगे? सर, सबने बताया कि उनको किस तरह का गवर्नमेंट चाहिए। मैं भी अपना एक योगदान देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसे गवर्नमेंट आए जो कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमारे भारत की अखंडता के बारे में सोचे, क्योंकि हम जो कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो सिर्फ दुनिया में और कहीं नहीं, सिर्फ इंडिया में ही है, और उसमें कितनी पावर है वो सिर्फ हम जानते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि वो सिर्फ अखंडता पे ध्यान दें। जैसा कि आयुष ने कहा कि अनेकता में एकता, यही है भारत की विशेषता। अलग अलग भाषाई, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग वेशभूषा, धर्म, संस्कार के लोग इस भारत देश में रहते हैं। इस कारण एक अच्छी सरकार की ज़रूरत है जो सभी लोगों के साथ, सभी धर्मों के साथ मिलकर एक मजबूत सरकार का गठन करे। वह राजनीतिक पार्टी आगे बढ़कर आए और इस देश का भविष्य निश्चित करे। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा कि आखिर इस देश को किस तरह से वो एक अच्छी सरकार दे सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा। सही समय में सही जगह जाके, सही जगह मतदान करके और सही सरकार चुन के। आदित्य, क्या ऐसे लोग के लिए भी कोई संदेश देना चाहेंगे जो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते? क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी भी हमारे यहाँ मतदान का प्रतिशत बहुत कम है, और उन देशों से जहां 101% तक चला जाता है। अतिशयोक्ति है 101% मैं कह रहा हूं, लेकिन अभी भी 15 से 20% लोग हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते, बूथों तक नहीं जाते। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्हें सही से जानकारी दे के, उन्हें सही से उत्साह करके एंड अवेयरनेस फैला के। जैसा कि इन्होंने कहा कि सही तरीके से जानकारी देकर और अवेयर कर, जागरूक करके लोगों को बूथों तक पहुंचने के लिए कहेंगे। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से वो लोगों को प्रेरित करेंगे। मतदान करना हमारा सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं, हमारा अधिकार भी है, और ये हमें अवश्य पूरा करना चाहिए। इससे हम अच्छी सरकार चुन सकते हैं जो कि सभी वर्गों के लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से काम करे। दीक्षा ने भी उसी बात को रिपीट किया कि सभी वर्गों के लिए जो अच्छे से काम करे, ऐसी सरकार चुनने के लिए हमें अपने संवैधानिक अधिकार यानी कि वोट देने के अधिकार का पालन जरूर करना चाहिए। क्या आप लोग वोट देते हैं? अभी तक कितने बार दिया? आखिर इस देश को किस तरह की सरकार की ज़रूरत है? देखिए, मतदान जो है वो हमें एक तरीके की शक्ति दी गई है कि हम अपने लिए एक अच्छी गवर्नमेंट को चुन सकें जो हमारे लिए और हर इंसान के लिए, इस देश के लिए काम करे। हमें ऐसे एक सरकार चाहिए जो अपने जो भी वादे करती है वो सबके लिए वो पूरे करे, और हर एक के लिए जो सही है या गलत है उसका वो चुनाव कर सके। हमारे सरकार में भी इतने सारे नेशनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो कि
मेडिकल से रिलेटेड है और इसके कारण जितने भी लोग हैं इस पूरे देश के, जो कि वैक्सीनेशन हो गया या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हो गया, जितनी भी चीज़ों के लिए हो गया, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है एक देश के डेवलपमेंट के लिए। तो हम चाहते हैं आने वाली जो भी सरकार है वो इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हो वो और भी ज़्यादा सक्षम बन सके। ऋषा ने बहुत अच्छी बात कही कि स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में अभी भी ऐसे बहुत से आयाम हैं जिस पर काम नहीं हुआ है और सरकार को आगे बढ़कर उस पर काम करना ज़रूरी है और ऐसी अच्छी सरकार चुनने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करना भी ज़रूरी है। और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आखिर जो लोग मत केंद्रों तक नहीं जाते अपने मताधिकार का प्रयोग करने, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, आपसे जानना चाहूँगा। अगर वो अपना लीडर नहीं चुन सकते तो उन्हें उंगली उठाने का भी कोई हक नहीं है। अगर कोई कुछ उनके साथ गलत हो रहा है तो फिर उनको वापस जाके बोलने का कोई हक नहीं कि मेरे साथ ये हुआ है, क्योंकि जब उनको वो हक दिया गया था तब वो अपना अधिकार के लिए नहीं गए वहाँ पे, तो अब उनको बोलने का कोई हक नहीं है। दीपिका गर्ग ने बहुत अच्छी बात कही कि अब जो लोग अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते उन्हें इस देश की सरकार पर या ऐसी पार्टी और उस प्रत्याशी पर लांछन लगाने की जरूरत नहीं है कि आपने ऐसा नहीं किया, कि आपने वैसा नहीं किया, बल्कि आगे बढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं? हाँ, करता हूँ। आप करना चाहते हैं और जो लोग नहीं पहुंच पाते उनके लिए क्या संदेश है, उनके लिए क्या करना चाहेंगे? अगर आप पहुंच नहीं पाएंगे और या तो आप किसी तरीके से आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो एक प्रावधान ऐसा भी है कि आप एक प्रॉक्सी वोटिंग भी करवा सकते हैं। और अगर आप कहीं बाहर गए हो, ये आपका एक फंडामेंटल राइट है कि आप वापस आए और इसे दें, क्योंकि एक एक वोट मायने रखता है। और दूसरी बात ये है कि अभी नया एक प्रावधान आया है जिसमें अपन यूजुअली देखते हैं कि दोनों जो पार्टी रहता है दोनों के बेकार रहते हैं, अपन को कम गंदे को अपन को सेलेक्ट करना रहता है। तो अभी एक और आ गया नोटा करके, आप नोटा भी करके ये सिद्ध कर सकते हैं कि कोई भी उस लायक नहीं है। डॉक्टर श्रेयस ने कहा कि अगर आपको यह लगता है कि कोई राजनीतिक पार्टी या उसका प्रत्याशी लायक नहीं है तो नोटा का प्रयोग जरूर करें, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें ताकि एक अच्छे लोकतंत्र, एक अच्छी सरकार का निर्माण हो सके। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप वोट देते हैं? हाँ, वोट देता हूँ। अब तक कितने बार दिया? एक बार दे चुका हूँ। एक बार दे चुका है। किस तरह से आप राजनीतिक पार्टी या प्रत्याशी देखना चाहेंगे, किस तरह की सरकार देखना चाहेंगे इस भारत देश के लिए? सरकार देखने से पहले हमारे पास एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन का सोर्स होना चाहिए, रिलायबल सोर्स होना चाहिए कि कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी बुरी है। मेन चीज़ ये है ना, तभी तो कोई डिसाइड करेगा। वोट देने का मतलब क्या है? जब आप अंधा वोट दे रहे हैं तो फिर क्या मतलब? उसके पहले आपके पास एक होना चाहिए ना प्रॉपर सोर्स की कौन सी पार्टी सही है, कौन सी पार्टी ने क्या किया है। संदीप जी ने कहा कि हमें ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि किस पार्टी और किस प्रत्याशी को हम वोट दें ताकि एक अच्छा प्रत्याशी और एक अच्छा पार्टी हम चुन सकें। मैं एक बार फिर आप लोगों से जानना चाहूँगा, क्या आप वोट देते हैं? मैंने नहीं दिया अभी तक। तो ये पहली दफ़ा आप देंगे? हाँ। किस तरह की सरकार इस देश को देना चाहती हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करके? जो हमारे सबके लिए अच्छा काम करे और हम किसी लालच में आके किसी को वोट ना करें। जैसे कि आरक्षण का भी मुद्दा उठा था कि हम आरक्षण के नाम पे वोट दें, या फिर किसानों के लिए कुछ है तो किसान किसी एक को ही वोट दें। सबके लिए बराबर हो और सबके लिए सही हो, उसी को ही वोट दें। स्वधा ने भी बहुत अच्छी बात कही कि जो सबकी सोचे, सबके लिए काम करे, उसे ही हम वोट दें और अपना मताधिकार का प्रयोग करके इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य के लिए एक अच्छी सरकार दें। और भी लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह की सरकार आप इस देश को देना चाहते हैं? मेजॉरिटी गवर्नमेंट आनी चाहिए, क्योंकि कोलिजन गवर्नमेंट 10 साल से देख चुके हैं, मतलब 1990s से। तो 1990 से क्योंकि लेग पुलिंग होती है अदर कोलिजन गवर्नमेंट की, तो फिर पूरे काम नहीं हो पाते हैं जो कि एक पार्टी सोच के आती है। तो एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट रहेगी तो एक अच्छा लीडरशिप मिलेगा, तो उसके कारण एक अच्छा गवर्नमेंट फॉर्म होगा। देव प्रकाश, मेजॉरिटी के लिए आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करना जरूरी है, आप तो करेंगे, लेकिन ऐसे लोग जो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं और नहीं करते, उनके लिए किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? एक ऐड आया था टीवी में जिसमें आपने देखा होगा कि एक बाइक में एक लड़का किसी और लोगों को, जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो वो उसको पोलिंग बूथ तक लेके जा रहा था। तो हम भी ये काम कर सकते हैं कि जो लोग नहीं जा पा रहे हैं और जैसे कोई जॉब में है तो उन लोग को अगर छुट्टी नहीं मिल रही, जैसे हमारा प्रोफेशन है, अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो हम पहले इमरजेंसी को ही ध्यान में रखेंगे, अगर तब समय मिला तभी जा पाएंगे। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। अगर एज अ प्रोफेशन अगर किसी की जान संकट में है तो पहले हम उसकी जान बचाएंगे, उसके बाद ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने बूथ तक जा पाएंगे। लेकिन
लेकिन एक बात और अभी भी रह जा रही है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस देश को किस तरह की सरकार आप देना चाहते हैं? इस देश को ऐसी सरकार मिलनी चाहिए जो सबके मताधिकार मतलब जो हमारे मताधिकार की इज्जत करे और मतलब उसको सही तरीके से प्रेजेंट कर पाए और हमारे जो डिमांड्स हैं उनका ध्यान रखे। यूथ सबसे बड़ी पॉपुलेशन है इस कंट्री की, तो यूथ की बेनिफिट्स को ज़्यादा ध्यान में रखा जाए। स्नेहा ने भी बहुत अच्छी बात कही कि चूंकि हमारे देश में जनसंख्या का सबसे ज़्यादा प्रतिशत यूथ का है, युवाओं का है, तो उन्हें लेकर जो आने वाली सरकार है वो योजनाएं बनाए, विकास कार्य के नए आयाम गढ़े। एक बात और फिर से जानना चाहूँगा कि मताधिकार का प्रयोग आप करते हैं? जी बिल्कुल कर। अब तक कितनी बार किया? ये मेरा सेकंड टाइम होगा। सेकंड टाइम होगा। क्या आप संतुष्ट हैं? अब तक जितनी भी सरकार आई वो वाकई इस देश की जनता के लिए उन्होंने सोचा, किया? देखिए, सरकार कोई भी बनाए उनका मुद्दा एक ही होना चाहिए, देश का विकास। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे इतना कैलिबर है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो चाहे एजुकेशन में हो। जो भी सरकार बनाए वो एक चीज़ का ध्यान रखे कि वो कंट्री के बेनिफिट में काम करे, ना कि अपने बेनिफिट में। सो अभी जो भी सरकार बनाएगा उनसे यही अनुरोध है कि वो जनता की भलाई के लिए, जनता के उपकार के लिए काम करे, कंट्री का नाम बढ़ाए, कंट्री को प्रोटेक्ट करे, कंट्री को रिप्रेजेंट करे। अमेरिका के बाद इंडिया का नाम आए या अमेरिका से ऊपर इंडिया का नाम आए। श्रेयसी ने बहुत अच्छी बात कही और उनके दोस्तों ने ताली भी बजाई कि इस देश का नाम हो हर जगह, हर ओर इस देश का नाम हो, लोग जाने, न केवल भारत देश के लोग बल्कि पूरा विश्व जाने कि ये है भारत देश। एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ सुबोध तिवारी। इसके साथ ही एशियन दुर्ग भिलाई की हलचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।